जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिक्स अपने आप में जबरदस्त और ऐसे में बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना। अमेरिका जिसके बारे में आजकल जो दावा किया जा रहा है कि ढलती हुई पावर, और चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को शह और मात के खेल में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, आने वाले समय में जो भी होगा वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन फिर भी जो देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं तो यहां चाइना और ताइवान का जो मामला है वो अपने आप में गजब है। गजब इस तरीके से है कि ताइवान इस समय पर अपने आप को आजाद करने पर तुला हुआ है और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने पर तुला हुआ है। अमेरिका ताइवान के पीछे खड़ा होकर अपनी मजबूती दिखाना चाहता है, और वहीं चाइना डिक्लेयर कर चुका है 21 अक्टूबर 2021 को, पिछले साल ही शी जिनपिंग ने एक बयान दिया और उसमें साफ कहा कि ताइवान को चीन में मिलना ही होगा। और जिस तरीके से बाइडन और शी जिनपिंग की बात हुई, बाइडन ने यह कहा कि ताइवान के अंदर किसी भी तरीके का एग्रेशन जो होगा वो काफी ज्यादा, मतलब अमेरिका मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा है। तो शी जिनपिंग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आग का खेल बुरा होता है, आग से मत खेलो। यानी शब्दों शब्दों में एक दूसरे को समझा दिया कि भैया असलियत में हम पीछे नहीं हटेंगे, अब तुम देख लो क्या करना है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन यहां जो विश्व युद्ध है, यहां जो युद्ध होने की तैयारी हो रही है, उसके अगर हम देखें तो वहां कहानी कुछ और ही है। यहां ताइवान के साथ साथ अमेरिका भी एक बहाना है, अमेरिका को भगाना है। इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप में से कोई इनमें से कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयू सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेट, जेआरएफ, ग्रेड 1 टैट, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा कंसेप्टर बैच जो है वो चालू हो रहा है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। तो ये मैं ही पढ़ाऊंगा, हरिमोहन मेरा ही नाम है, ये मेरी फोटो लगी हुई है तो इसका मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा। फीस जो है वो 500 रुपीज पर मंथ की है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ संदीप सर है, प्रियरंजन सर हैं, और भी बाकी फैकल्टीज हैं। ये नंबर है, या फिर आप इस ऐप पर जाएं, ये स्टडी टेबल जो यूट्यूब गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहां जाएं और वहां से ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। लाइव बैचेस जल्दी ही स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से पहले, टॉपिक के ऊपर अगर हम देखें तो यहां हमारे को सिचुएशन को समझना है। ये मोटे तौर पर एक वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप को अगर आप देखते हैं यहां पर, तो आपको एक चीज साफ नजर आएगी कि अमेरिका यहां भले ही ना दिखाई दे रहा हो, यहां ये चाइना है, इसका राइज हो रहा है, और अमेरिका जो है एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। चाइना जो है एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें अमेरिका, तो अमेरिका का एक तरीके का डिक्लाइन है, क्योंकि इकोनॉमिक मामले में देखो, पॉलिटिकल मामले में देखो, मिलिट्री मामले में देखो, या रिसर्च फील्ड में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका लगातार पिछड़ रहा है और चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अपने दोस्त बनाए, यानी वेस्टर्न यूरोप के साथ मिलकर नाटो बनाया, और आज के दिन यहां लगभग 30 देश हैं। और अमेरिका ने जिस तरीके से रशिया को हराया, वहीं अगर आप अमेरिका को एशिया में देखें तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबके साथ मिलकर अमेरिका ने एक बहुत स्ट्रांग यहां पर भी बेस बना रखा है। अब ऐसे में अमेरिका की एक खास बात यह कि वो किसी भी पावर को, सुपर पावर को पनपने नहीं देगा, यह नेचुरल सी बात है। ऐसे में चाइना अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करना चाहता है, और यह सुपर पावर नो डाउट लोग इसे रिकॉग्नाइज कर चुके हैं
लेकिन फिर भी ये सुपर पावर के रूप में तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक वो एग्जिस्टिंग सुपर पावर यानी अमेरिका को अपने एरिया से कम जो इसका इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये कहलाएगा इंडो पैसिफिक, यहां से भगा नहीं देता। दूसरा, यहां पर कम से कम अपने जितने भी डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं उनके ऊपर कब्जा नहीं कर लेता। खासकर ताइवान मामले में जिस तरीके से ताइवान को क्या नाम है, रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी कहा जाता है, और यह है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना में ताइवान है, ताइवान आगे आगे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन की फॉर्म में डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट रजीम है, और कम्युनिस्ट रजीम जो है वो किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को छीन लेती है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को छीन लेती है। तो यहां जो ताइवान की यंग जनरेशन है वो किसी भी तरीके से चाइना के पास नहीं जाना चाहती या चाइना का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने हांगकांग का हाल किया, दुर्गति करी, वहां की डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म करके वहां पर अपना अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट रूल इंपोज किया, उससे साफ नजर आया ताइवान वालों को कि भैया चाइना जितना अच्छा दिख रहा है या जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, उस पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद जो ताइवान की हिस्ट्री है उस पर मैं नहीं जा रहा कि भाई मामला क्या था, कैसे था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चाइना यहां पर खुलकर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ताइवान में, और जिस तरीके से चाइना ताइवान के एयर स्पेस को वायोलेट कर रहा है, ताइवान के एयर स्पेस को जिस तरीके से वायोलेट कर रहा है, खुलकर पूरे तरीके से वायोलेट कर रहा है, वहां एक चीज साफ नजर आ रही है, और जिस तरीके से चाइना ताइवान को धमका रहा है कि ताइवान ने जिस दिन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया अपने आप को, उसी दिन हमला होगा, और जैसे ही हमला होगा ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, ये चाइना खुलकर कह रहा है। अब यहां इंपैक्ट देखिए, ताइवान के गिरने का मतलब है कि डोमिनो इफेक्ट इसका बहुत बुरा होगा। असलियत में ये डोमिनो इफेक्ट हांगकांग से शुरू हो गया था, और हांगकांग का अगला असर ये ताइवान दिखाई दे रहा है। कैसे? डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक के गिरने के बाद दूसरा, जैसे आप स्कूल की लाइन में खड़े होते थे, याद कीजिए, जब स्कूल की लाइन में प्रेयर में खड़े होते थे तो पीछे से कोई एक किसी को धक्का देता था और सारी लाइन गिर जाती थी, या कम से कम पूरी लाइन में झटका लगता था। या कई बार हम जब स्कूल में होते थे तो मैडम बेंच पे खड़ा कर देती थी पनिशमेंट के तौर पर। तो स्कूल सर होते थे, मैडम तो खैर क्या, तो पनिशमेंट के तौर पर जब खड़ा करती थी तो हम हाथ ऊपर करके एक को धक्का देते थे, पूरी लाइन गिर जाती थी, और मैडम हमें ना देखे इसलिए हम भी खुद भी गिर जाते थे। तो ये डोमिनो इफेक्ट था। डोमिनो इफेक्ट का मतलब एक के बाद एक गिरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबके गिरने का रीजन एक दूसरे से लगा धक्का ही है। चाइना ने सबसे पहले हांगकांग पे कब्जा किया, उसको पूरे तरीके से मिलाया और उसकी डेमोक्रेसी का गला दबा दिया। उसका अगला असर ताइवान दिखा, तो ताइवान का गला दबाने की तैयारी में है। लेकिन अगर ताइवान गिर जाता है तो इसका सीधा असर जापान, क्योंकि जापान सी के मामले में चाइना और जापान की लड़ाई है। साउथ कोरिया, कोरियन सी के मामले में इन दोनों की लड़ाई है। फिलीपींस, पार्सले आइलैंड्स और स्प्रेटले आइलैंड्स और पार्सल आइलैंड्स जो हैं, इनके ऊपर लड़ाई है। वियतनाम पुरानी दुश्मनी है, और पूरा का पूरा साउथ चाइना सी के जितने भी देश हैं उन सबके रीजन के ऊपर चाइना जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, तो ये सारे के सारा एरिया जो है जिसे साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, ये सारे का सारा कहीं ना कहीं परेशान रहेगा और चाइना के इस एग्रेशन को झेल नहीं पाएगा, या यूं कहीं चाइना के एग्रेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जैसे ही यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि अगला टारगेट इंडिया और इंडियन ओशियन रहेगा।
तो इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट के एक अगर पहले हांगकांग गिरा, हांगकांग की बात मानने के बाद सीधा ताइवान, ताइवान के बाद जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश डरे हुए हैं। साउथ चाइना सी का पूरा इलाका इनका छिन जाएगा, इनकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इनके हाथ से निकल जाएगा। रही सही कसर, चाइना जब इतना ताकतवर होगा, बोल्ड होगा, तो इंडिया भी इसके एग्रेशन से बच नहीं पाएगा, ये पक्की बात है। ऐसे में इस डोमिनो इफेक्ट ने पूरे के पूरे साउथ एशिया को डरा के रखा हुआ है। अब मामला यह हुआ है कि अमेरिका की चाल को समझना जरूरी था कि अमेरिका चाहता क्या है, या अमेरिका खासकर बाइडन किस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, बाइडन किस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों कभी भी समझ लीजिएगा, जियोपॉलिटिक्स की एक खास बात यह होती है कि कभी भी वो सीधे सीधे किसी भी चीज पर हमला नहीं करते या सीधे सीधे किसी भी चीज को हैंडल नहीं करते। वो बल्कि एक काम यह करते हैं कि पहले जज करते हैं कि सामने वाले की चाल क्या है। जैसे अगर चाइना अमेरिका की चाल को समझना चाहे तो चाइना अमेरिका और अमेरिका कितना अपने दोस्तों का साथ देगा, और ये नाटो देश जो हैं, ये नाटो कंट्रीज कितना ज्यादा लड़ने के लिए तैयार हैं, इनमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है, अगर इस चीज के लिए समझना है, और इंडिया कितना तैयार है, ये साउथ ईस्ट एशिया के देश कितने तैयार हैं, जापान कोरिया कितना तैयार है, और ताइवान कितना तैयार है। तो इसी तैयारी को देखकर ही ताइवान पर कब्जे के लिए चाइना आगे बढ़ेगा। तो मेरा एक मानना यह भी है, एक ओपिनियन, बड़े सारे ओपिनियन होते हैं। तो देखो, ना तो पुतिन फोन करके मुझे बताने वाले, ना ही बाइडन बताने वाले, और मुझे क्या, मेरे जैसे किसी को भी नहीं बताने वाले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनकी चाल जो चल रहे होते हैं, ये जो एक दूसरे के साथ स्टेप उठा रहे होते हैं आगे बढ़ने की, पीछे हटने की, या कैसी भी, तो उन स्टेप्स को यहां नोटिस किया जाता है, जज किया जाता है। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस रखे जाते हैं, और उन ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ये वीडियोस आगे बढ़ती हैं। और ये मैं नहीं, दुनिया की हर पावर, यहां तक कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के पास भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे अजम्पशन क्रिएट हो रही हैं, और अजम्पशन के बाद ही तैयारी आगे बढ़ रही है। हमारी सभी की सरकारें सभी ऐसे ही करते हैं, कोई पूरे तरीके से 100% किसी दूसरे को बताता नहीं है। तो यहां असलियत में जो मामला क्रिएट हुआ अमेरिका और नाटो नेशंस को चेक करने का, तो सबसे पहला उनका बिहेवियर चेक किया गया यूक्रेन के अंदर। एक ओपिनियन यह है कि अमेरिका और नाटो नेशंस ने, खासकर बाइडन ने, रशिया को यूक्रेन के अंदर यहां फंसाने के लिए यूक्रेन क्राइसिस को जन्म दिया, और रशिया यानी पुतिन भी जानबूझकर यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए, ताकि नाटो नेशंस जो हैं वो एक्सपेंशन के नाम पर यूक्रेन को अपने साथ ना मिला लें और मेरे बॉर्डर पे आके ना खड़े हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन पूरा मिल जाए, अब नाटो नेशंस रशिया के बॉर्डर पे आकर खड़े हो जाए और रशिया यहां पर बंद कर बैठ जाए। दूसरी तरफ रशिया और खासकर चाइना अमेरिका और नाटो नेशंस की चालबाजियां भी समझना चाहते हैं, टैक्टिक्स समझना चाहते थे, और उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमेरिका और नाटो नेशंस एक मसल ट्विस्टिंग कर तो रहे हैं कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखो हम इतने ताकतवर, हम इतने ताकतवर और हम इतने ताकतवर। उन्होंने पूरी दुनिया को यूक्रेन के पक्ष में खड़ा करने की भी पूरी कोशिश करी, सारे काम किए, लेकिन खुलकर यूक्रेन के ऊपर हमला यूक्रेन की खुलकर मदद आर्मी की फॉर्म में नहीं की, हथियार पकड़ा दिए, गोला बारूद पकड़ा दिए और सब चीजें। हालांकि मेरा मानना यह है कि यह बेवकूफी यूक्रेन की थी कि पहले तो अमेरिका और नाटो नेशंस के कहने पर जोश में आके लड़ना नहीं था, और अगर लड़ गए तो लड़ना था तो किसी दूसरे की ताकत के दम पर नहीं लड़ा जाता। लड़ाई हमेशा अपने दम पर लड़ी जाती है, दूसरे के दम पे तो केवल और केवल जनाजे उठा करते हैं। यहां पर यूक्रेन जो है उसके मामले को समझिए, उसके मामले को यहां समझिए कि यूक्रेन बेवकूफी कर गया, लड़ पड़ा, और यह बेवकूफी के चक्कर के अंदर, सबसे बड़ी बात
2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया और डॉनबास और वो ईस्टर्न यूक्रेन के एरियाज में रिवोल्ट करवाया, तब से यूक्रेन को अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था। आर्मी से लेकर आर्म्स एम्यूनिशन से लेकर सब चीजें खरीदनी शुरू कर देनी चाहिए थी, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उसी टाइम पर प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था कि आज नहीं तो कल युद्ध होगा ही होगा। उसी टाइम पर प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन ने नहीं किया। उसे ऐसा अंतिम समय तक लगता रहा, बल्कि थोड़े दिन पहले तक लगता रहा कि अमेरिका और नाटो वाली फोर्सेस आकर इन्हें बचाएंगी। वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया कि अमेरिका और नाटो ने अपनी आर्मी अगर यूक्रेन में उतार दी तो रशिया सीधा एक वॉर अगेंस्ट अमेरिका और नाटो डिक्लेयर करता हुआ नजर आएगा, और वो वॉर सीधी की सीधी वर्ल्ड वॉर की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। और वर्ल्ड वॉर का सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन तो गया भाड़ में, बाकी सब देश इसमें उलझ जाएंगे। इसीलिए अमेरिका और नाटो नेशंस ने यूक्रेन को हथियार पकड़ाए, और उन्हीं हथियारों के दम पर $1 बिलियन के जो हथियार पकड़ाए, एंटी टैंक मिसाइल से लेकर सब चीजें, उन्हीं हथियारों, मिसाइलों और दूसरी चीजों के दम पर रशिया के सामने आज भी लगभग 45, 47 या हो सकता है 50 डेज भी, 50 दिन तक यूक्रेन जैसा कमजोर सा देश खड़ा हुआ है रशिया के सामने। तो लेकिन यहां अमेरिका की एक चाल समझ में आ गई कि सीधे सीधे वो लड़ेगा नहीं। अब आ जाओ इसी चाल से, यानी यूक्रेन क्राइसिस के अंदर अमेरिका और नाटो कंट्रीज को देख लिया कि असलियत में ये कहां खड़े होंगे और इनकी हिसाब किताब या सिस्टम्स क्या होंगे। अब चाइना यहां पर इस ताइवान को ही देख रहा है कि असलियत में जो अमेरिका ने यूक्रेन क्राइसिस में किया, तो क्या अमेरिका यहां पर ताइवान के मामले में भी यही करेगा। मेरा मानना यह है दोनों चीजों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। हालांकि मैं उस चीज पर भी आता हूं कि ताइवान तो बहाना है, असलियत में अमेरिका को भगाना है या निपटाना है। यूक्रेन ना तो किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर था, ना ही यूक्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, और ना ही यूक्रेन को अगर आप देखें तो उसकी बहुत कोई इंपॉर्टेंस ऐसी थी। लेकिन ताइवान को देखें तो ये राइजिंग सुपर पावर के पड़ोस में उन्हीं की रेस से निकले हुए वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के नाम पर चाइना को उसी तौर पर चैलेंज कर पा रहे हैं जिस तरीके से चाइना चैलेंज, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना के इक्विवेलेंट आपको नजर आएंगे। पॉपुलेशन भले ही कम है, एरिया भले ही कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, चाइना की 140 करोड़ है, 70 गुना बड़ा है चाइना, आर्मी से लेकर एयरफोर्स के नाम पर। लेकिन टेक्नोलॉजी और खासकर जो सेमीकंडक्टर का जो कंसेप्ट है और दूसरी टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो ताइवान का जबरदस्त है। और ताइवान के हारने या गिरने का सीधा सीधा मतलब यह है कि ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी तक कोई भी पावर ऐसी नहीं होगी जो चाइना को रोक सके। ताइवान अंतिम ऐसी पावर है जो चाइना को यहां पर रोक सकता है, और अमेरिका अगर इसके पीछे आकर खड़ा होता है तो चाइना को इसी के इलाके में यहीं पर कंटेन करके रखा जा सकता है, घेर के या दबाव बना के रखा जा सकता है। तो ताइवान, और यही एक रीजन है कि ताइवान के सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो एडमिरल निक्सन से लेकर जो शिप्स हैं वो अब्राहम लिंकन जो न्यूक्लियर वॉरशिप है वो से लेकर बहुत सारी अमेरिकन नेवल फ्लीट जो है आए दिन ताइवान के आसपास किसी ना किसी फॉर्म में भटक रही होती है। अभी भी जापान सी के अंदर नेवल एक्सरसाइज अमेरिका कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाइना को खुलकर चैलेंज करने के लिए इस बार अभी पहली बार 25 साल के बाद नैन्सी पेलोसी जो कि वहां की स्पीकर हैं वो ताइवान का विजिट कर रही हैं, जो अपने आप 25 साल बाद, यानी अमेरिका का 25 साल बाद कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर ताइवान के विजिट कर रहा है, इस लेवल का बड़ा ऑफिसर। असलियत में ताइवान के विजिट करना, और वो भी चाइना की एग्री के करने के बिना, अमेरिका के आर्मी पर्सनल से लेकर बहुत सारे इस टाइम भी ताइवान के सपोर्ट में आकर खड़े रहते हैं, आर्मी वगैरह खड़ी है।
उसका विजिट करना असलियत में एक सिग्नल है, और सिग्नल यह है कि चाइना तेरी ऐसी तैसी, हम तो ताइवान जाएंगे और तू सुपर पावर बनने की ज्यादा कोशिश मत कर, हम सुपर पावर हैं, हम रहेंगे। और अमेरिका असलियत में यह सिग्नल जापान से लेकर, कोरिया से लेकर, फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक देना चाहता है। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या ताइवान चाइना से लड़ पाएगा? तो मेरा मानना यह है कि ताइवान असलियत में चौथी या पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी चाइना उससे लगभग 8 से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेन की पॉपुलेशन 4 से 6 करोड़ थी और रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो 20 करोड़ के आसपास, यानी 25% का फर्क था, यानी 4-5 गुना का। यहां पॉपुलेशन वाइज जो डिफरेंस है वो 70 टाइम्स यानी 70 गुना का है, 70 गुना का डिफरेंस है। पावर वाइज अगर देखा जाए तो चाइना के पास सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, एयरफोर्स के मामले में भी बहुत बड़ी एयरफोर्स है, नेवल मिलिट्री जो है वो 25 लाख की स्टैंडिंग आर्मी, जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, वो यहां पर है। ताइवान यहां पर कहीं भी नहीं ठहरता, और अगर अमेरिका ताइवान की सपोर्ट कर भी देता है तो चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में, अब यह नहीं पता वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान ज्यादा देर टिकेगा नहीं, यह पक्का है, अगर अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ नहीं आता तो। और अगर अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पर भी वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि वो वॉर सीधे सीधे अमेरिका वर्सेस ताइवान होगी, अमेरिका वर्सेस चाइना होगी। तो एक तरफ चाइना अमेरिका से लड़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी चाइना से लड़ रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर की आग में जब झुलसेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर चाइना खुलकर ओपनली चैलेंज करेगा अमेरिका को, और ऐसी सिचुएशन में अगर यहां अमेरिका नहीं हार पाता, और एक कैलकुलेशन अगर चाइना कर जाता है और वो ये कहता है कि मान लिया अमेरिका हमारी इस लड़ाई के अंदर इंटरफियर नहीं कर रहा है, अमेरिका इंटरफियर नहीं कर रहा और चाइना को अमेरिका ताइवान को सिर्फ और सिर्फ हथियार पकड़ा रहा है और ताइवान बहुत जल्दी गिर जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि अमेरिका यूक्रेन के मामले में भी हार गया जो उसने कहा, और अमेरिका ताइवान के मामले में भी हार गया जो उसने कहा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का इस पूरे ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी तक कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा जहां अमेरिका खड़ा होकर चाइना को उसकी नाक के नीचे काउंटर कर पाए, और यहां से सिग्नल जाएगा कि अमेरिका का पतन हो चुका है, अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो शायद किसी समय पर या किसी टाइम पर था। और यह सिग्नल अगर जाएगा और अमेरिका जब यहां से बाहर हो जाएगा तो यही तो चाइना चाहता है। ताइवान का तो इंटीग्रेशन एक बहाना बन चुका है अमेरिका को नीचा दिखाना, असलियत में ताइवान की हेल्प से, पहले हांगकांग की हेल्प से, अब ताइवान की हेल्प से जितनी तेजी के साथ अमेरिका पूरा आगे सिस्टम को बढ़ा रहा है, जितनी तेजी के साथ अमेरिका अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, ताइवान को जितनी तेजी के साथ चाइना ताइवान के अंदर अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, यह सीधा सीधा सिग्नल जा रहा है कि पूरा एफर्ट ताइवान के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ है। और इसीलिए अमेरिका को यहां पर खुली धमकी दी कि अगर ये नैन्सी पेलोसी जो तुम्हारी स्पीकर है ताइवान का विजिट करती है तो अंजाम बुरा होगा, भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजी यूक्रेन में देखी जा सकती है। यहां अमेरिका शायद, देखिए ऐसा होता है कि कई बार एक देश को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है लेकिन दूसरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया तो ब्रिटेन और फ्रांस, भाई ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने तालियां बजाई कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर कब्जा करना था तो पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस उस टाइम पर कुछ नहीं बोले लेकिन डिसाइड कर लिया था अब इसकी कोई बात नहीं मानेंगे, अगर हिटलर ने अब कुछ भी डिमांड करी तो हम रिजेक्ट करेंगे और भगाएंगे इसको और मारेंगे, लड़ेंगे। जब ये सिचुएशन आ गई ना दोस्तों, तो यहीं से सिचुएशन आगे बढ़ी, और जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और पॉलिश कॉरिडोर से लेकर दूसरी चीजों को हटाने की बात करी तो वो जेन्युइन डिमांड्स थी, वो बहुत ज्यादा
जेन्युइन डिमांड्स थी, और पोलैंड पे तो कब्जा बाद की बात है। तो जैसे ही पोलैंड पर कब्जा किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला कर दिया। पॉसिबिलिटी यही है कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेजन कर गया, तो शायद अमेरिका वाले ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। लेकिन जैसे ही चाइना ताइवान पर कब्जा करे, तो पूरी पॉसिबिलिटी यह है कि ताइवान के अंदर इनटॉलरेंट हो जाए अमेरिका और सीधा चाइना के ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हुए दिखाई दे। तो चाइना की अपनी इच्छा है अमेरिका को भगाने की, अमेरिका की अपनी इच्छा है चाइना को उसकी पावर के कंट्रोल करने की। यहां बाकी अब कौन सा देश कहां खड़ा होता है वो वक्त बताएगा। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि चाइना और अमेरिका ताइवान के अंदर भिड़े हुए हैं, और अगर ये लड़ाई झगड़ा या ये उकसावा मसल ट्विस्टिंग ज्यादा अच्छी चली, ज्यादा लंबे टाइम तक चली, या थोड़ी सी ज्यादा लेवल इसका बढ़ गया, तो हो सकता है पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर, ये इम्पेशेंट हो जाए और दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर तो मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, अगले किसी जलते हुए मुद्दे या एक बहुत ही करंट अफेयर्स वाले इशू के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।